प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का कंप्लीट लेबल डायग्राम और उसके सभी मेन पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन समझाई गई है। चलो अब इसी पेज के आधार पर डिटेल समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर से बनी होती है और सेल को प्रोटेक्शन और अटैचमेंट में हेल्प करती है। इसके अंदर होती है सेल वॉल, जो एक रिगिड लेयर है और शेप देती है। माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन या म्यूरिन से बनी होती है, जबकि आर्के बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, सिलेक्टिव तरीके से कंट्रोल करती है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा बाहर। यही मेम्ब्रेन बाहरी एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन भी कराती है। यही स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होता है। इसके अंदर कुछ फोर्स बने होते हैं, जिन्हें मेसोसोम कहते हैं। इनकी शेप्स ट्यूब्यूल, वेसिकल और लेमेली हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है, जो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इस पेज में उसे कलर वाला स्ट्रक्चर कहा गया है। सेल के अंदर का सेमीफ्लोर हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। न पूरी तरह लिक्विड होता है, न सॉलिड, बल्कि कस्टर्ड जैसा होता है, और इसी में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद रहते हैं। अब डीएनए वाले पार्ट पर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी जगह न्यूक्लियोइड या जेनोफोर होता है, जहां सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा एक प्लाज्मिड भी होता है, जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे इंक्लूजन बॉडीज भी होते हैं। प्रोटीन्स बनाने के लिए इसमें 70 एस राइबोसोम्स होते हैं। सेल की सतह पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें फिम्ब्रियाई कहते हैं। इनका काम अटैचमेंट में हेल्प करना है। सबसे बाहर निकली हुई लंबी तेल लाइक संरचना फ्लैजेला होती है, जिसका काम मूवमेंट में हेल्प करना है, यानी सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इस पेज में अनियन एनालॉजी भी दी गई है, ताकि लेयर्स याद रहें। जैसे प्याज की सबसे बाहर पील होती है, वैसे ही सेल में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर साइटोप्लाज्म और बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पेज प्रोकैरियोटिक सेल के सभी मेन पार्ट्स, उनकी पोजीशन और उनके बेसिक फंक्शंस को समझाता है। तो पहले न्यूक्लियर समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी जगह डीएनए रहता है। इस पेज के मुताबिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर और नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से। नेगेटिव डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाले पॉलीअमीन प्रोटीन्स उससे बंध जाते हैं। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट यह है कि प्रोकैरियोटीज में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर लिपटा रहता है। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे रस्सी डीएनए को कोई पकड़ कर रखे, तभी वो व्यवस्थित है। अब दूसरे पार्ट प्लाज्मिड पर आते हैं। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा गया है, यानी यह न्यूक्लियोइड से अलग एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। यह भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और बिना न्यूक्लियोइड की परमिशन के अपनी कॉपी बना सकता है। इसलिए इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए भी कहते हैं। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिससे से एंटीबायोटिक बैक्टीरियम के अंदर असर नहीं कर पाता और बैक्टीरिया बच जाता है। दूसरा, प्लाज्मिक जीन टैक्सी की तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक जीन पहुंच जा सकता है। इसी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बड़ा इस्तेमाल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन इंसुलिन जीन को पहले अलग किया जाता है, फिर उसे प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करके बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। बैक्टीरिया उस जीन को एक्सप्रेस करके बहुत सारा इंसुलिन बनाता है, जिसे इकट्ठा करके दवा के रूप में यूज किया जाता है। तो सार में न्यूक्लियोइड मेन सर्कुलर डीएनए का एरिया है। पॉलीअमीन प्रोटीन्स डीएनए को सपोर्ट करते हैं। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन्स नहीं होते। और प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, जो खुद को रेप्लिकेट करके जीन ट्रांसफर और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन में काम आता है। पूरी इमेज का यही कोर कॉन्सेप्ट है।
मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ मुड़ा हुआ एक्सटेंशन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड होकर यह बनाता है। इसकी 3 शेप्स बताई गई है, ट्यूब्यूल, वेसिकल और लेमेली। अब फंक्शन समझते हैं। ट्यूब्यूल मेसोसोम का काम सेक्रीशन और सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करना है। लमेली मेसोसोम सरफेस एरिया बढ़ाता है, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और एटीपी फॉर्मेशन में सहायता करता है। याद रखो, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए रेस्पिरेशन का काम मेसोसोम करता है। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ट्यूब्यूल का एक काम डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करना भी है। और एक बहुत बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे किसी घर की दीवार को अंदर की ओर मोड़कर एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी रूम बना दिया जाए, जो स्टोरेज, एनर्जी जनरेशन और मैनेजमेंट तीनों में काम आ सके। ये काम सेल का फोल्डेड मेसोसोम करता है। पूरे पेज का सार यही है, मेसोसोम की स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, अलग अलग शेप्स, सभी फंक्शंस, एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट और एक रियल लाइफ एनालॉजी क्रमवार समझाई गई है। तो फोर इंक्लूजन बॉडीज और गैस वैक्यूअल। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्रोमेटोफोर, ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, जैसे मीजोसोम में था, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, इसे इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं, मतलब कलर देने वाला स्ट्रक्चर। ये लाइट ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे सेल को ग्लूकोज मिलती है, एनर्जी बनती है। इसका एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडीज पर। ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका काम है मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना, जैसे एक स्टोर रूम। इनके टाइप्स हैं, पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल, जो फॉस्फेट स्टोर करता है। दूसरा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो ग्लाइकोजन स्टोर करता है ताकि जरूरत पड़ने पर एनर्जी मिल सके। तीसरा है साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल, जो पिगमेंट स्टोर करता है। अब बात करते हैं गैस वैक्यूल की। ध्यान रखें, ये ट्रू वैक्यूल नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें एयर भरी होती है और इसका फंक्शन है बैक्टीरिया को बॉयंसी देना, यानी पानी में ऊपर नीचे जाने की कैपेसिटी, ताकि जरूरत की लाइट मिल सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। आखिर में इस पेज पर एक रियल लाइफ एनालॉजी भी दी गई है। मान लो घर में अनाज सीधे फर्श पर रखा हो, बिना किसी बॉक्स के। वही स्थिति इन इंक्लूजन बॉडीज की है, क्योंकि इन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं। इसके उलट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो हैं, जैसे अलग अलग डिब्बों में सामान रखा हो। तो बस इस पेज का सार यही है। देख लिया मैंने, रसम को यूनिवर्सल ऑर्गेनल कहा जाता है, इसे पालात पार्टिकल्स भी कहते हैं, और ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम होता है, जो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, 60s और 40s। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है, जो 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर बना होता है। या एस का मतलब स्फिबर यूनिट है, जो सेडिमेंटेशन रेट बताता है। ये सीधा जोड़ नहीं है, इसलिए 50s प्लस 30s मिलकर 70s होते हैं। इसी तरह 60s और 40s मिलकर 80s बनाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, इस पेज के अनुसार जॉर्ज पालाद ने 1953 में राइबोसिन खोजा था। ये इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए थे। अब सबसे ज़रूरी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। इसका फ्लो है, सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है,
फिर उसी एक एमआरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम्स बैठ जाते हैं, जिसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इससे प्रोटीन बहुत तेजी से बनता है। साइज कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम लगभग 15 to 20 nm का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम लगभग 25 से 30 nm का होता है, यानी यूकैरियोटिक थोड़ा बड़ा होता है। एक और जानकारी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी पाए जा सकते हैं। और अब एक बढ़िया फैक्ट्री एनालॉजी सुनिए। मान लो एक फैक्ट्री है, तो उसका असेंबली लाइन या कन्वेयर बेल्ट है एमआरएनए। उस लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स या मशीन्स है राइबोसोम्स, और जो फिनिश प्रोडक्ट बाहर आता है वो प्रोटीन है। अगर एक ही असेंबली लाइन पर कई वर्कर्स एक साथ काम करें तो प्रोडक्शन तेज हो जाता है। ठीक वैसे ही एक ही एमआरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम्स काम करते हैं, जिसे पॉलीसोम कहते हैं, और इससे प्रोटीन जल्दी बन जाता है। कुल मिलाकर इस पेज का सार ये है कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। इनके टाइप्स और साइज अलग अलग होते हैं, और इनके बिना सेल प्रोटीन बना ही नहीं सकता। काफी क्लियर हो गया ना? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्रिटिकल क्वेश्चंस का सेट है। हर क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी है। चलो इसी पेज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 पूछा है, प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? वो है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यानी आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक इंपॉर्टेंट नोट, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, जो एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है न्यूक्लियोइड। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहलाता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस नहीं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। पॉलीसोम किन दो कंपोनेंट से बनता है? राइबोसोम और एक सिंगल एमआरएनए, जिस पर मल्टीपल राइबोसोम्स बैठ जाते हैं, उसी को पॉलीसोम कहते हैं। अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, मेसोसोम से जुड़ा हुआ। पूछा गया है कि मेसोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है? सही जवाब है रिप्रोडक्शन। इसके फंक्शंस हैं रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाना, सरफेस एरिया बढ़ाना और सेल वॉल सिंथेसिस में मदद करना। लेकिन रिप्रोडक्शन इसका डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। सेल का रिप्रोडक्शन सेल का काम है, मेसोसोम का नहीं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है। नीचे दिए डायग्राम्स में भी मेसोसोम के रोल्स दिखाए गए हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंपैरिजन में बताया गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में यही काम मेसोसोम से जुड़ा होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन इसमें शामिल नहीं है। एक और तुलना में क्लियर दिखाया गया है कि रिप्रोडक्शन सेल का फंक्शन है, मेसोसोम का डायरेक्ट फंक्शन नहीं। तो ओवरऑल इस पेज का फोकस है सेल एनवेलप की कॉम्पोजिशन, जेनेटिक मटेरियल का नाम, पॉलीसोम की बनावट और मेसोसोम के फंक्शन से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। पेज 10 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस क्रिटिकल क्वेश्चन सेट 2 है। इसमें एनसीईआरटी के सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से जुड़े पॉइंट्स और उनके नीड के सवाल हैं। चलो एक टीचर की तरह समझते हैं। सबसे पहले सेल एनवेलप। एनसीईआरटी के अनुसार प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप एक 3 परती स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी के आधार पर बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन के अनुसार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटा जाता है। डायग्राम में भी थिक पेप्टिडोग्लाइकन और थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का कंपैरिजन दिखाया गया है। इसके बाद बात आती है ग्लाइकोकैलिक्स की, जिसकी 2 फॉर्म्स हैं। पहली है लूज शीट, जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। दूसरी है थिक और टफ लेयर, जिसे कैप्सूल कहते हैं। ये दोनों फॉर्म्स चित्र में साफ दिखाई गई हैं। आगे सेल वॉल का मेन फंक्शन है सेल को शेप देना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और सपोर्ट देना, और उसे बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी यही डिसाइड करती है कि कौन सा पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन बाहर निकलेगा, और इसी के माध्यम से सेल बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है। नीचे के क्रिटिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन 5 पूछता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट क्या है? जवाब है 50S। क्वेश्चन 6 पूछता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती? सही जवाब है न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। क्वेश्चन 7 पूछता है, गैस वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में नहीं। यानी दिस पेज के की टेकअवेज हैं, सेल एनवेलप की 3 परतें, ग्राम स्टेनिंग का बेस,
ग्लाइकोकैलिक्स की दो फॉर्म्स, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, सेल वॉल का प्रोटेक्शन रोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर, 70s राइबोसोम की 50s बड़ी सब यूनिट, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप का ना होना और गैस वैक्यूल्स का कुछ खास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलना, ये सब नीट एग्जाम के लिए हाई यील्ड पॉइंट है। क्लियर हुआ? Chromatophore, bacterial motility, pylifimbria और NCERT critical question set 3 एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन 1, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की ओर एक्सटेंशन होता है। इसके फॉर्म्स हो सकते हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल और लिमिले। इसके फंक्शंस हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद, डीएनए रेप्लिकेशन और डॉटर सेल्स में डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ाना। नेक्स्ट, क्रोमेटोफोर, ये कुछ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, खासकर साइनोबैक्टीरिया में, और ये साइटोप्लाज्म की तरफ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। अब बात बैक्टीरियल मोटिलिटी की। जो बैक्टीरिया चल सकते हैं उनमें फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेलम एक पतला फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है जो सेल को मूवमेंट देता है। इसके 3 भाग हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब पाइली और फिम्ब्रिया दोनों सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनका मेन काम मूवमेंट नहीं है। पाइल लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिम्ब्रिया छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं। इनका काम बैक्टीरिया को रॉक्स, स्ट्रीन्स या होस्ट टिश्यू से अटैच होने में मदद करना है, मूवमेंट नहीं। एक रियल लाइफ एनालॉजी दी गई है, फ्लैजेला को मोटर वाली तेल की तरह समझ लो जो बैक्टीरिया को आगे बढ़ाती है, और फिम्ब्रिया को वेल्क्रो या हुक्स की तरह जो सरफेस पर चिपकने में मदद करते हैं। अब नीचे के क्रिटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 8 पूछता है, अगर कई राइबोसोम्स एक ही एमआरएनए पर जुड़ जाए तो बनने वाली चेन को क्या कहते हैं? वही है पॉलीसोम, जिसे पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। दोनों एक ही है। क्वेश्चन 9, प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? जवाब, ये साइटोप्लाज्म की तरफ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, ना कि फूड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ना इंक्लूजन बॉडीज और ना ही शेप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन 10, प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कैसा होता है? जवाब, बेसिकली नेकेड यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। प्लाज्मिड मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा डीएनए है। कुल मिलाकर ये पेज एनसीईआरटी के कोर एग्जाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। सेल एनवेलप स्ट्रक्चर से लेकर मेसोसोम फंक्शंस, क्रोमेटोफोर का पिगमेंट रोल, बैक्टीरियल मोटिलिटी में फ्लैजेला का काम, पाइली और फिम्ब्रिया का अटैचमेंट रोल, और पॉलीसोम के फॉर्मेशन से लेकर प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल की नेचर तक। नीट के लिए ये सब हाई यील्ड पॉइंट्स हैं।
12 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस क्रिटिकल क्वेश्चन सेट 4 का फाइनल सेट है। अब मैं सिर्फ इसी पेज के कंटेंट पर बेस्ड पूरा ओवरव्यू क्लियरली समझाता हूँ। सबसे पहले राइबोसोम। एनसीईआरटी के अनुसार प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। इनका साइज लगभग 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर बताया गया है। ये 70s टाइप के होते हैं जिनमें दो सब यूनिट्स होती हैं, 50s और 30s। अब बात इंक्लूजन बॉडीज की। ये साइटोप्लाज्म में जमा रिजर्व मटेरियल्स हैं और किसी भी मेम्ब्रेन से गिरे नहीं होते, यानी ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स केवल ब्लू ग्रीन और पर्पल एवं ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब बात राइबोसोम की डिस्कवरी की। जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्हें डेंस पार्टिकल्स के रूप में देखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, लेकिन इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। अब कंपैरिजन देखिए। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है जो 60s और 40s सब यूनिट से बनता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है जिसमें 50s और 30s सब यूनिट्स होती है। यहाँ S का मतलब स्वेरबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन को दर्शाता है, और एक क्रिटिकल क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ऑप्शंस है लाइसोसोम, राइबोसोम, मेसोसोम और ER। इसका सही जवाब है मेसोसोम, क्योंकि राइबोसोम दोनों तरह की सेल्स में होता है और लाइसोसोम या ER सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक विशिष्ट स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल यही इस पेज का कोर सार है। पेज में दो पार्ट हैं। पहला हिस्सा प्रोकैरियोटिक सेल का क्विक रिकैप डायग्राम है, जहां अब तक पढ़े गए स्ट्रक्चर्स एक साथ दिखाए गए हैं। इसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम, क्रोमैटोफोर, न्यूक्लियोइड, जेनोफोर, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडीज, 70s राइबोसोम, फिम्ब्रिए और फ्लैजिला को लेबल किया गया है। हर स्ट्रक्चर का क्विक फंक्शन रिवीजन। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन और एडहेशन, सेल वॉल रिजिड सपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव बैरियर, मेसोसोम मेम्ब्रेन का फोल्डेड एक्सटेंशन, क्रोमैटोफोर पिगमेंट वाला स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड सर्कुलर क्रोमोसोम का रीजन, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा DNA, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, फिम्ब्रिए अटैचमेंट और फ्लैजिला मूवमेंट कराता है। शेफ एनालॉजी भी पेज पर दी गई है। जैसे शेफ खाना भी बनाता है और खुद भी खाता है, वैसे ही राइबोसोम खुद प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन्स बनाता भी है। इसके एग्जाम्पल्स और लोकेशन क्लियरली करके गए हैं, जिससे पूरे चैप्टर का एक नज़र में रिवीजन हो जाता है। पेज राइबोसोम्स की एक्स्ट्रा डिटेल देता है। राइबोसोम एक छोटा, गोल और डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पेज पर यह भी क्लियरली बताया गया है कि राइबोसोम्स खुद प्रोटीन से बने होते हैं और खुद ही प्रोटीन्स बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल शेफ एनालॉजी से समझाया गया है। जैसे शेफ खुद भी खाता है और खाना भी बनाता है, वैसे ही राइबोसोम खुद प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन्स बनाता भी है। इसके टाइप्स और साइज का रिवीजन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है, 50s प्लस 30s, और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है, 60s प्लस 40s। यहाँ S का मतलब स्वेरबर यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को दर्शाता है। ये वेट का मेजर नहीं है, इसलिए 50s प्लस 30s सीधे 80s नहीं बनते। नीचे दिए गए रिवीजन डायग्राम में प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम क्लियरली दिखाए गए हैं, जो प्रोटीन बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन्स हैं। सबसे नीचे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं। कैप्सूल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, सेल वॉल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है और फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होता है। इस तरह ये पेज पूरे प्रोकैरियोटिक सेल के मुख्य स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस का एक कॉम्पैक्ट रिवीजन दे देता है, तो एक नज़र में दोहराया जा सके। लेकिन पहला पेज राइबोसोम कार्टून एनालॉजी से 70s राइबोसोम समझाया गया है, जहां 50s सब यूनिट को बच्चे के रूप में और 30s को रिंग के रूप में दिखाया है, जो मिलकर 70s राइबोसोम बनाते हैं। यह सिर्फ एक विजुअल ट्रिक है याद रखने के लिए। एक रियल लाइफ उदाहरण भी दिया है। जैसे एक बच्चा रिंग पहनकर लुक पूरा करता है, वैसे ही 50s और 30s सब यूनिट्स जुड़कर फंक्शनल राइबोसोम बनाती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके बाद पेज फ्लैजिला पर आता है।
फ्लैजिला सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया में होते हैं। ये थिन लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो सेल वॉल को पार करके बाहर निकलता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। एक एग्जाम पर फोकस किया गया कॉन्सेप्ट, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। इसे याद रखने के लिए एक और सिंपल एनालॉजी दी गई है। जैसे 2 चीजों का नाम कार हो सकता है, लेकिन एक पेट्रोल कार है और दूसरी इलेक्ट्रिक कार। दोनों का मैकेनिज्म अलग होता है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों के नाम सेम है, पर उनका मटेरियल और स्ट्रक्चर अलग अलग है। यही इस इमेज से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और नीट एग्जाम कॉन्सेप्ट्स थे। अब इस पेज का कंटेंट क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो अगले टॉपिक पर बढ़ सकते हैं। बैक्टीरियल सरफेस अपेंडेजेस का टॉपिक है, खासकर फिम्ब्रिए, पीली और कॉन्जुगेशन प्रोसेस पर। चलो एक एक करके बहुत साफ तरीके से समझते हैं। सबसे पहले फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सतह से बाहर निकले होते हैं। इनका मेन काम है एंकरेज, मतलब बैक्टीरिया को किसी सतह से चिपकने में मदद करना, जैसे रॉक्स या बॉडी टिश्यूज आदि पर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिम्ब्रिए मोटिलिटी में मदद नहीं करते, यानी मूवमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये फिम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं। चित्र में ये भी दिखाया गया है कि जहाँ फ्लैजिला होते हैं वहाँ मूवमेंट हो सकता है, लेकिन फिम्ब्रिए वाले बैक्टीरिया में मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ अटैचमेंट होता है। अब बात करते हैं पीली की। पीली एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो 2 बैक्टीरिया को जोड़ने में मदद करता है ताकि उनके बीच डीएनए ट्रांसफर हो सके। ये भी पीलीन प्रोटीन से बने होते हैं और मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कॉन्जुगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे को ट्रांसफर करता है। इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, F+ जिसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और दूसरा F- जिसमें वो प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। स्टेप्स में समझो, पहले F+ और F- बैक्टीरिया पास आते हैं, फिर इनके बीच सेक्स पिली बनता है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है और प्लाज्मिड डीएनए F+ से F- में चला जाता है। जब ट्रांसफर पूरा हो जाता है तो F- बैक्टीरिया भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड ले लेता है और वो भी F+ बन जाता है। याद रखने के लिए पेज में एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक दोस्त को साइकिल चलानी आती है और दूसरे को नहीं आती। पहला दोस्त दूसरे को सिखा देता है और अंत में दोनों को साइकिल चलानी आ जाती है। तो इस पेज का सार ये हुआ, फिम्ब्रिए सिर्फ अटैचमेंट कराते हैं, मोटिलिटी नहीं। पीली डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में नहीं। और कॉन्जुगेशन में F+ बैक्टीरिया अपना फर्टिलिटी प्लाजाइड F को देता है और दोनों F+ बन जाते हैं। बस यही इस पेज का मेन कॉन्सेप्ट है। या इस पेज का टॉपिक है केवल सेल इन्वेलप, और इसमें बताया गया है कि बैक्टीरियल सेल इन्वेलप के 3 लेयर्स होते हैं और इनका मेन काम है बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो शुगर कोट से बना होता है और ये बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने में मदद करता है। बीच वाली लेयर सेल वॉल है जो रिजिड होती है और सेल को शेप सपोर्ट देती है और बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाती है। सबसे अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है जो फ्लेक्सिबल और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन में मदद करती है। नोट करने वाली बात है कि सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स लगभग सिमिलर होती हैं क्योंकि वे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं। पूरा सेल इन्वेलप मिलकर बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है और ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, खासकर बैक्टीरियल सेल्स में। एक मज़ेदार कंपैरिजन दिया गया है, जैसे एक सोल्जर की 3 लेयर बॉडी आर्मर। बाहर कैमोफ्लेज कोट जो ग्लाइकोकैलिक्स जैसा है, उसके अंदर हार्ड बॉडी आर्मर जो सेल वॉल जैसा है, जो शेप और सपोर्ट देता है, और सबसे अंदर फ्लेक्सिबल इनर सूट जो सेल मेम्ब्रेन जैसा है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तब बैक्टीरिया पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। बस यही इस पेज का पूरा सार है। के कंटेंट के बेस पर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ऑडियो स्टाइल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले, ग्राउंड स्टेनिंग का सबसे बड़ा सवाल क्या है?
एक ही स्टेन लगाने पर कुछ बैक्टीरिया पर्पल क्यों रहते हैं और कुछ पिंक या ऑरेंज क्यों हो जाते हैं? स्टेप 1 में हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन लगाते हैं। इस स्टेज पर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही बैक्टीरिया पर्पल दिखते हैं। अब स्टेप 2 में स्लाइड को पानी या अल्कोहल से वॉश किया जाता है। यहीं पर फर्क आता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली होती है और इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। इस वजह से जब अल्कोहल से धोया जाता है तो क्रिस्टल वायलेट बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर डिसाइड होता है आगे का रिजल्ट। अब स्टेप 3 में यही दिखाया जाता है कि बैक्टीरिया स्टेन रिटेन नहीं कर पाता, यानी वो पूरी तरह कलरलेस हो गया। फिर स्टेप 4 में कलरलेस बैक्टीरिया पर दूसरा स्टेन डाला जाता है जिसे काउंटर स्टेन कहते हैं, सैफ्रेनिन। अब चूंकि पुराना पर्पल रंग निकल चुका है, इसलिए बैक्टीरिया अब सैफ्रेनिन का रंग ले लेता है और फाइनल कलर पिंक या ऑरेंज होता है। इसे याद रखने की एक ट्रिक है। ग्राम पॉजिटिव स्टेन पकड़ कर रखता है, इसलिए वह पर्पल रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव स्टेन छोड़ देता है, इसलिए वो बाद में सैफ्रेनिन का कलर लेता है और पिंक या ऑरेंज दिखता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। दो कपड़ों की कल्पना करो। कॉटन का कपड़ा जिसे धोने के बाद भी रंग बना रहता है, यह ग्राम पॉजिटिव जैसा है। दूसरा सिंथेटिक कपड़ा जिसे धोने पर पुराना रंग निकल जाता है और उसे फिर से नया रंग चढ़ाना पड़ता है। ये ग्राम नेगेटिव जैसा है क्योंकि वॉश करने पर पर्पल स्टेन निकल जाता है और फिर से नया रंग चढ़ाना पड़ता है। अब नीचे वाले क्यों होता है सेक्शन को समझते हैं। ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, इसलिए क्रिस्टल वायलेट फंस जाता है और वॉश के बाद भी नहीं निकलता। मगर ग्राम नेगेटिव में पतली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है और उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए वॉश के दौरान स्टेन बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है। यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस ग्राम स्टेनिंग के पूरे रिजल्ट का मूल कारण है। और अब आखिरी सेक्शन, एंटीबायोटिक्स इफेक्ट अलग अलग क्यों होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए कई एंटीबायोटिक्स आसानी से सेल के अंदर पहुंच जाते हैं और उनका इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है, जिससे कई एंटीबायोटिक्स आसानी से अंदर नहीं जा पाती। इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अक्सर रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा जाता है। इसी वजह से डॉक्टर सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग जैसे टेस्ट करते हैं ताकि ये पहचाना जा सके कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, और उसी के अनुसार उपयुक्त एंटीबायोटिक चुना। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस एग्जाम्पल ई कोलाई। सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग का पर्पस समझो। बैक्टीरिया को उनकी सेल वॉल के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना। इस पेज में हम खास तौर पर ग्राम नेगेटिव देख रहे हैं और ग्राम पॉजिटिव से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, क्रिस्टल वायलेट स्टेन डाला जाता है। इस समय बैक्टीरिया वायलेट या पर्पल दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्राम पॉजिटिव है। अभी दोनों ही टाइप पर्पल दिख सकते हैं क्योंकि स्टेन दोनों में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्लाइड को पानी या अल्कोहल से वॉश करना। यही पर फर्क आता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रिटेन नहीं करता, इसकी सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर पतली होती है, तो अल्कोहल वॉश के दौरान स्टेन बाहर निकल जाता है। इस वजह से बैक्टीरिया अपना पर्पल कलर खो देता है और कलरलेस हो जाता है। अब तीसरा स्टेप देखो, बैक्टीरिया पूरी तरह कलरलेस हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया गायब हो गया, सिर्फ पहला स्टेन निकल गया है, इसीलिए अब ये बिना रंग का दिखता है। अब चौथा और अंतिम स्टेप, काउंटर स्टेन यानी सफरानिन लगाना। चूंकि पहले वाला क्रिस्टल वायलेट निकल चुका है, इसीलिए अब बैक्टीरिया सफरानिन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका फाइनल कलर पिंक या ऑरेंज हो जाता है। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फाइनल कलर पिंक या ऑरेंज होता है। अब एक सिंपल याद रखने का तरीका, ग्राम पॉजिटिव स्टेन को पकड़ कर रखता है, यानी क्रिस्टल वायलेट नहीं निकलता, इसलिए फाइनल पर्पल आता है। ग्राम नेगेटिव स्टेन को छोड़ देता है, क्रिस्टल वायलेट वॉश में निकल जाता है, फिर सफरानिन चढ़ता है, इसीलिए फाइनल कलर पिंक या ऑरेंज बन जाता है। अगर सिर्फ ये एक लॉजिक याद रहेगा, पॉजिटिव रिटेक्स, नेगेटिव रिलीजेस, तो पूरा प्रोसेस अपने आप याद रहे। अब एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दो कपड़ों का उदाहरण है। पहला है कॉटन वाला कपड़ा, अगर उस पर रंग लगा दिया जाए तो धोने के बाद भी रंग बना रहे, ये ग्राम पॉजिटिव जैसा बिहेवियर है। दूसरा होता है सिंथेटिक कपड़ा, इसमें धोने पर रंग निकल जाता है और फिर अगर नया रंग लगाओ तो वही दिखता है, ये ग्राम नेगेटिव जैसा बिहेवियर है, क्योंकि ये भी पहला स्टेन छोड़ देता है और बाद में नया रंग यानी सफरानिन ले लेता है। और मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर पहले ग्राम स्टेन टेस्ट करते हैं ताकि पता चले इन्फेक्शन किस तरह के बैक्टीरिया से हुआ है। फिर उसी के अकॉर्डिंग सही एंटीबायोटिक चुनते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग सिर्फ लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में काम आने वाली तकनीक है। आप पूरे साल से ज़्यादा एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है। पहला पॉइंट, इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस साफ तौर पर अलग बना होता है। तुलना के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है। दूसरा पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप होती है जो न्यूक्लियस को घेर कर उसे प्रोटेक्ट करती है। तीसरा पॉइंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जहां अलग अलग काम होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, रफ और स्मूथ ईआर और पेरोक्सिसोम जैसे ऑर्गेनल्स अपनी अपनी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता। यही वजह है कि यूकैरियोटिक सेल ज्यादा ऑर्गेनाइज मानी जाती है। चौथा पॉइंट, डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में ऑर्गेनाइज रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर नेकेड डीएनए दिखाया गया है। पांचवा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में अगर फ्लैजेला है तो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेलम फ्लैजेलन प्रोटीन से बनता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेलम ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। दोनों एक जैसे नहीं हैं। साइटोस्केलेटन को सेल का कंकाल या हड्डियों का ढांचा कहा गया है, जो सेल को शेप और सपोर्ट देता है। इसमें तीन टाइप बताए गए हैं: माइक्रोट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये पूरी सेल में क्रिस क्रॉस पैटर्न में फैले रहते हैं, ठीक वैसे जैसे बिल्डिंग के अंदर लोहे की रॉड सपोर्ट देती है। एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन चारों किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। एक रियल लाइफ तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटे एक कमरे वाले घर जैसा माना गया है, जहां सब कुछ एक ही जगह होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल एक बड़े बंगले या मैंशन की तरह है, जिसमें हर काम के लिए अलग कमरा है। बेडरूम अलग, किचन अलग, ड्राइंग रूम अलग। उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनल्स अपने अपने कंपार्टमेंट में अपना काम करते हैं। तो इस पेज का सार यही है कि है सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके नीचे सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है और शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है। फिर सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो एंट्री और एग्जिट को सेलेक्टिवली कंट्रोल करती है। यही सही क्रम हमेशा याद रखिए। अब बैक्टीरियल फ्लैजेलम के तीन पार्ट्स होते हैं: फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट प्रोपेलर की तरह काम करता है और मूवमेंट कराता है। हुक बीच का हिस्सा है जो फिलामेंट को बेसल बॉडी से जोड़ता है, और बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल में एंकर होती है, जिससे पूरा फ्लैजेलम सेल से मजबूती से जुड़ा रहता है। याद रखने का क्रम: फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर मौजूद एक लेयर है। बहुत जरूरी बात, ये हमेशा सेल वॉल के बाहर होती है, अंदर नहीं। इसके तीन मेन फंक्शंस हैं: प्रोटेक्शन देना, सरफेसेस पर चिपकने में मदद करना और बायोफिल्म बनाना। बायोफिल्म का मतलब है बहुत सारे बैक्टीरिया का मिलकर एक कम्युनिटी जैसा स्ट्रक्चर बनाना, जिससे वो सरफेस पर टिके रह सकें और मिलकर सरवाइव कर सकें। अगर पूरी पेज को एक लाइन में रिव्यू करें: बैक्टीरियल सेल एनवेलप, फ्लैजेला स्ट्रक्चर और ग्लाइकोकैलिक्स और फिर राइबोसोम्स का शुरुआती जिक्र है। अब हम हर पॉइंट को अनुभवी नीट टीचर की तरह डिटेल में समझते हैं। पहले पेज में एनसीईआरटी की लाइंस के साथ क्रिटिकल क्वेश्चंस है। तीन मेन टॉपिक: बैक्टीरियल फ्लैजेला, पिली, फिम्ब्राइए और कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स। एनसीईआरटी के अनुसार अगर बैक्टीरिया मोटाई है तो उसके पास फ्लैजेला होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं। पिली और फिम्ब्राइए सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कराते, ये अटैचमेंट में मदद करते हैं। अगले क्रिटिकल क्वेश्चन: फ्लैजेलम का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? उत्तर है फिलामेंट, जो मूवमेंट कराता है। इसके बाद आता है हुक, जो जोड़ने का काम करता है, और सबसे अंदर बेसल बॉडी होती है जो पूरे फ्लैजेलम को सेल में एंकर करती है। ग्लाइकोकैलिक्स के सवाल पर, यह बैक्टीरिया सेल वॉल के बाहर होती है, कभी अंदर नहीं। इसके तीन फंक्शंस हैं: प्रोटेक्शन, एडहेशन और बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब दूसरे पेज पर आते हैं, जहां रिबोसोम्स का टॉपिक है। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है।
और इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है, 50s बड़ा सब यूनिट और 30s छोटा सब यूनिट। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है, 60 बड़ा और 40s छोटा। सबसे जरूरी पॉइंट, इन सब यूनिट्स को ऐड नहीं किया जाता। ये सिंपल जोड़ नहीं है, ये सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, जो पार्टिकल की साइज और डेंसिटी से रिलेटेड है। ये सीधे मोलिक्यूलर वेट नहीं बताता। इसी वजह से सब यूनिट्स को नॉर्मल तरीके से जोड़ना गलत होगा। टू रिएक्शन को एक फ्लो में याद रखें। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होते हैं। पिली और फिमराइए सरफेस स्ट्रक्चर्स है, मूवमेंट नहीं कराते। फ्लैजेलम में 3 भाग हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, जहां सबसे लंबा हिस्सा फिलामेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स हमेशा सेल वॉल के बाहर होती है। उसके फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, एडहीजन और बायोफिल्म फॉर्मेशन। और रिबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, इनकी चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है, यूकैरियोटिक 80s। और सबसे जरूरी बात, एस वैल्यू सिंपली ऐड नहीं होती, बल्कि ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को दिखाती है। यही इस पूरे कंटेंट का मुख्य सार है। एक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बता रहा है। इसमें सिंपल सा पॉइंट ये है कि यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप होती है। डायग्राम में आप देख सकते हो न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन डीएनए भी दिखाया गया है। इसका मतलब न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड और मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, यानी प्लांट और एनिमल सेल्स एक जैसे नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, जो एनिमल सेल में नहीं होती। वहीं एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, और लगभग सभी प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। डायग्राम इसी डिफरेंस को क्लियर करता है। अब एक रियल लाइफ एनालॉजी हो। प्लांट सेल एक ऐसे घर की तरह है जिसमें बाउंड्री वॉल, सेल वॉल, सोलर पैनल्स, क्लोरोप्लास्ट्स और एक बड़ा स्टोर रूम, लार्ज वैक्यूल हो। जबकि एनिमल सेल वाले घर में ये चीजें नहीं होंगी, पर उसमें सेंट्रियोल्स होंगे। इसके बाद पेज 11 एक प्रमोशनल स्लाइड है जिसमें कोई एकेडमिक कंटेंट नहीं है, इसलिए इसे स्किप कर सकते हैं। अब आखिरी हिस्से पर आए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। पहला कथन कहता है कि सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और ये ट्रू बताया गया है। इसका मतलब है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और सेल ही उनकी बुनियादी यूनिट है। दूसरे कथन में कहा गया है एंटोन वान लीवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल देखी थी और रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये कथन इस पेज के अनुसार गलत है। असल फैक्ट ये है कि रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क सेल्स ऑब्जर्व किए और सेल शब्द का प्रयोग किया। लेवेनहुक ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। यही करेक्ट मैपिंग है इन वैज्ञानिकों के योगदान की। तो अगर पूरे पेज को एक फ्लू, पहले स्टेटमेंट 11 बोलता है कि श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थियरी दी, और ये सही है। यहाँ सेल थियरी का मतलब है कि सभी जीव सेल से बने हैं। सेल जीवन की बेसिक यूनिट है और नए सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट 11 बताता है कि ओमने सेलुला इस सेलुला का अर्थ है हर नया सेल पहले से मौजूद सेल से बनता है, और ये रूडोल्फ वर्चो से संबंधित है। इसका मतलब है कि कोई सेल अचानक से नहीं बन जाता, बल्कि पुराने सेल के डिवीजन से ही बनता है। डायग्राम में भी यही फ्लो दिखाया गया है। अगला स्टेटमेंट ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर को समझाता है। डायग्राम में दिखाया गया है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। यही सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। इसके बाद स्टेटमेंट 5 आता है, जिसमें कहा गया कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन पेज स्पष्ट करता है कि ये गलत है। राइबोसोम्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वे साइटोप्लाज्म में फ्री भी हो सकते हैं या रफ ईआर पर लगे होते हैं, पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं कहलाते। अब स्टेटमेंट V5 कहता है कि सेल्स का सबसे छोटा रूप माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लेंथ 0.03 यूएन बताई गई है, लेकिन पेज के अनुसार ये न्यूमेरिकल वैल्यू गलत है। डायग्राम में माइकोप्लाज्मा की तुलना ह्यूमन अर्विसी और ई कोलाई से करके इनके रिलेटिव साइजेस को दिखाया गया है। अंत में स्टेटमेंट ए में बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप्स बताई गई है: बेसिलिस रॉड शेप, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप और स्पिरिलम पायरल शेप। इन्हें इसी क्रम में याद रखना आसान रहेगा। तो पूरे पेज का सार यह है, सेल थियरी समझा गया है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला स्टेटमेंट 11 बताता है कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज करीब 10-20 माइक्रोमीटर होता है, जबकि पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा और वायसिस इससे बहुत छोटे होते हैं। डायग्राम में ये स्केल कंपैरिजन दिखाया गया है और इसे ट्रू माना गया है। दूसरा स्टेटमेंट एक्स कहता है कि प्लाज्मिक स्मॉल लीनियर डीएनए होता है,
लेकिन डायग्राम में प्लास्मिड को सर्कुलर डीएनए दिखाया गया है और ये सही फैक्ट है। लीनियर बताना इस पेज के अनुसार गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इलाइव में कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, जिसे मेसोसोम कहा गया है, प्रोकैरियोट्स की विशेषता बताई गई है और इस पेज में इसे ट्रू मार्क किया गया है डायग्राम के साथ, जहां मेम्ब्रेन की अंदर की ओर मुड़ती आकृति दिखाई गई है। इसे प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता के रूप में पढ़ाया जाता है। चौथा स्टेटमेंट एक्स5 में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल एंडलक किन लेयर से मिलकर बना है। डायग्राम के अनुसार इसमें सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फिर बीच में सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यही करेक्ट सीक्वेंस है जिसे डायग्राम में लेयर्स को लेबल करके दिखाया गया है। सबसे नीचे इस ट्रू फॉल्स सेट का फाइनल कॉम्बिनेशन दिया है। इस पेज के अनुसार